बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन की बड़ी खबर हमने देखी। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को जमानत दे दी। और जिस तरह से साइफर केस में जो रिमार्क्स हमारे सामने आए वो बहुत ही अहम नोयत के थे। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साइफर को अवाम में जेर बहस नहीं लाया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में कहा कि वजीर आजम को साजिश का बता दिया है, हलफ का पाबंद हूं। वकील सलमान सख्त। शाह महमूद कुरैशी खुद समझदार थे, बच के और बानी पीटीआई को फंसा दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस। पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसके लिए तफ्तीश कैसे हुई? जस्टिस मंसूर अली शाह। ताल्लुकात खराब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं है। क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हंसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। जस्टिस अतर मिनल्ला। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। सवाल ये पैदा होता है कि साइफर केस में जमानतें तो हो गई, क्या जो दीगर केसेस हैं वो इमरान खान उससे उनकी जान छूट पाएगी या नहीं? तोशाखाना केस में तो इमरान खान की नाअहली कहा जा रहा है कि बरकरार है, फैसला मुअत्तल हुआ है। लेकिन साइफर केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पॉइंट्स हमारे सामने आए वो भी लगता है ऐसा है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उड़ा के रख दिया। इलेक्शन कमीशन के अराकीन को भी शदीद सुबकी का सामना हुआ। जजेस के बड़े दिलचस्प और अहम रिमार्क्स थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप 1970 और 71 आपको याद है मुल्क के साथ क्या हुआ, और अभी एक प्राइम मिनिस्टर को वक्त से पहले घर भेज दिया गया, तो क्या इसमें पाकिस्तान की जग हसाई नहीं हुई? साथ में अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दिन करीब है, तो आप लोगों ने ये क्या मजाक बनाया हुआ है? इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं लेकिन आप अडयाला जेल में जो है ट्रायल के हवाले से वहां पे पेश हो रहे हैं, तो आपका काम है तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। बहरहाल ये हम अभी भी बरकरार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, जो लोग नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने जाते हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसको कौन रोकेगा? क्या ये सब कुछ इंतजामिया और हुकूमत की मर्जी से हो रहा है? निगरान हुकूमत की मर्जी और मंशा इसमें शामिल है? और क्या ये फैसला कहीं से हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान अमल में उतरने नहीं दिया जाएगा? अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या उसी तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और जो जबर का माहौल है, कठिन माहौल है, और क्या नून लीग के लिए तो सब कुछ अच्छा है, बाकी सियासी जमातें भी मैदान में उतर रही हैं। पीटीआई किस तरह से ये इलेक्शन लड़ेगी और सियासी जमातें क्या वाकई इंतशार के रास्ते से ही मुल्क में स्टेबल गवर्नमेंट ला सकती हैं, या एक सियासी मजबूत बयानिए के जरिए वो अगर मैदान अमल में उतरेंगी तो लोग उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे? इसी पे मजीद हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आईपीपी के सीनियर रहनुमा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में। सेनेटर साहब, आज तो कोर्ट से और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से एक ताजा हवा का कुछ झोंका आपको महसूस हुआ। अब आपको क्या लग रहा है, खान साहब की जमानत हो जाएगी? साइफर केस आपने सारा मामला इसमें देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप मेरी नज़र से देखें, मेरी नज़र से इनमें से जितने केस थे उनमें से कोई केस भी अकॉर्डिंग टू जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो पार्टी थी, ये सारी समझती थी कि जो साइफर है वो मदर ऑफ ऑल केसेस है। और मदर ऑफ ऑल केसेस का ये हशर हुआ है कि उसके अंदर आपको पता है कि 30 अक्टूबर 2022 में फॉरेन ऑफिस ने कहा भी ये बयान दिया था कि साइफर कभी फॉरेन ऑफिस से बाहर निकला ही नहीं है। और उसके अलावा हम हमेशा से ये कहते थे कि साइफर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये साइफर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ था। ये जो बातें हुई थी ये तो उस बेसिस की अगर वो करे तो हमारे लिहाज से तो ये केस ना बनता था, ना होना चाहिए था, और इसके ऊपर 1-1.5 साल हमें पता है कि 2-2, 3-3 सिक्योरिटी काउंसिल, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग हो गई थी। अगर ये कोई मसला होता तो बहुत पहले उठ चुका होता, उस पर ISPR हर एक के भी बयान हो जाए, तो इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, उसके अलावा जो तोशाखाना केस है उसको होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तोशाखाना केस है तो पहले तो उसकी मियाद के बाहर उसको किया। नंबर 2,
उसको जो बाकी लोगों के साथ है उनको आप नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने गाड़ियां निकलवाई हैं सिर्फ एक बंदे को कर रहे, तो अगेन ये टोटल पॉलिटिकल जो है ना, आप एक किस्म की उनको पकड़ रहे, कोई केस नहीं है उसका। फिर तीसरा जो है वो, तो असल में अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीनों से, अगस्त ऑनवर्ड से, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में रखा हुआ है, ये टोटली इलीगल, टोटली पॉलिटिकल विच हंटिंग, टोटली पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, और उसके बाद उनकी जो फॉलोवर है, जो इस वक्त की उनकी टेक केयर गवर्नमेंट जो उनके लिए टेक केयर कर रही है, ये उनका तो आपको लग रहा है आप इंसाफ मिलेगा आपको, आपकी जमात को? जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों के रिमार्क्स थे और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे। एक जज साहब ने तो ये भी कह दिया कि शाबाश है हाईकोर्ट के फैसले को कि सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गई थी, कि वो तो सजाए मौत की जानिब जा रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात आपने अभी तक देखे, अब आपको लग रहा है कि अब आपकी जमात को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए हमें फील्ड मिल जाए, हम इन सबको खुद लेवल कर देंगे, हमें उसका मसला नहीं है। असल मसला ये है कि जो ज्यादतियां करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा उसकी मैं बात बनू में, मलिक पख्तूनख्वा को 3 MPO के तहत इन्होंने कर दिया, किया किसने? उसी डिप्टी कमिश्नर ने किया ना, जिस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमें इत्मीनान नहीं है। ठीक है, यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बैरिस्टर आमिर साहब भी इसके बारे में बता देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकन हैं इम्तियाज चौधरी साहब, उनको पीटीआई समझ के उन्होंने अंदर कर दिया। जी बिल्कुल, बड़ा ये पकड़ लिया। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पीपल्स पार्टी वाला हूं, मुझे तो छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब अगर ये सही बात है तो बड़ी बात है कि इम्तियाज चौधरी साहब ने कहा है कि अगर इस तरीके से सलूक कर रहे हैं तो मैं इलेक्शन से बॉयकॉट करता हूं। देखिए, बात ये हो जाती है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं ना, वो इन किस्म की चीज़ों को जिस तरीके से आप बिल्कुल ही अंदर कर रहे हो, लोगों के पेपर नॉमिनेशन उनके हाथ से छीन रहे हो, जो उनके लॉयर्स, अच्छा फर्ज करें मैं अगर नहीं हूं, मेरा लॉयर जाके मेरे लिए ले रहा है, उस लॉयर को आप अंदर कर रहे हो, उससे छीन रहे हो, बेटे लेकर के। कहां से हो? मैं जरा रोखड़ी साहब से भी पूछती हूं, उनकी तरफ भी सर जाते हैं। ये जो आपने पॉइंट्स उठाए, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, जैसे जो हुमायूं साहब कह रहे हैं कि हमें आप फील्ड ही दे दें, हम इनको लेवल कर लेंगे। दूसरी जानब ये जो पकड़ धकड़ सर हो गई, कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाता है, उसको पुलिस ऐसे झपट्टा मार रही है कि पता नहीं वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द आ गए। ये फैसला कहां हो रहा है? देखिए, इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया के जेर असर है, हुकूमत के बराह रास्त जेर असर है। तो क्या हुकूमत, निगरान हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पीटीआई के साथ आपने ये सलूक करना है? देखे ना जी, हुमायूं साहब पीटीआई के सबसे मासूम और अच्छे और एक नरम दिल जो लोगों में से रिप्रेजेंट करते हैं। हुमायूं साहब, मेरा जो इनसे वास्ता है, इनकी भी आप धमकी देख लें, उन्होंने कहा हम सारा लेवल कर देंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती हैं ना, वो कभी भी धमकियों, धौंस, हम यूं कर देंगे, हम उड़ा के रख देंगे, हम नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा, हम हैं तो पाकिस्तान है। असल चीज है आपके बयानिए की कि आप कौन सा बयानिया लेकर चल रहे हैं। क्या वो फ्रिक्शन का बयानिया है? क्या आप एंटी स्टेट मूवमेंट लेकर चल रहे हैं? आप चाहते क्या है? असल चीज होती है ये कि आपने अपने नौजवानों को आप किस डिग्री पर किसके साथ टकराना चाहते हैं, ये है ख्वाहिश। फिर एक होता है उस ख्वाहिश का अमल हो जाना। आपने अमल से भी साबित कर दिया कि आप चाहते यही हैं कि आग लगा दी जाए, कोर्ट्स को आग लगा दी जाए, अगर हमारी बात ना सुनी जाए, इंस्टॉलेशन, आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले कर दिए जाए। फिर वो तमाम कुछ करने के बाद आप उस पर डटे हुए हैं, आज तक उसके ऊपर डटे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि मीडिया पर इस तमाम चीज को नॉर्मल हम क्यों समझते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक लॉलेस सोसाइटी हैं और हमारे नजदीक बड़े से बड़ा जो क्राइम है वो उसकी वैल्यू है ही नहीं, चाहे को हमारे घर के सामने। आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल चीज है, ये कोई अबनॉर्मल चीज है कि एक शख्स जो आपका आइन कानून उसको इजाजत देता है कि वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल करे? मेरे लिए अबनॉर्मल ये चीज है, सुने ना, मेरे लिए अबनॉर्मल ये चीज है कि एक पार्टी का बयानिया बन चुका है कि पाकिस्तान पे हमला कर दो और उसको आप लोग नॉर्मल समझ रहे हैं। यानी आपके लिए नॉर्मल क्या है कि इंस्टॉलेशन जला दो, कोर्ट जला दो, थाने जला दो, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दो, उनको एजुकेशन से निकाल कर उनको एंटी स्टेट कर दो, ये आप लोगों के लिए नॉर्मल है।
और ये आपको लग रहा है वाकई ये पीटीआई का बयानिया है? मैं सुने ना मेरी गुजारिश। नहीं, अच्छा, आप मासूम करके आपकी जो पार्टी में मेजॉरिटी लोग हैं वो नॉमिनेटेड थे, जियो पेंसिल में उनके नाम शामिल थे। आज मैं आपके साथ हूं, उनको सुबह जाके फांसी लटका दे जिसने भी पाकिस्तान का नुकसान किया। मेरे लिए पाकिस्तान अहम है कि मेरी पार्टी अहम है? मेरे लिए सुने आप जब मेरी बात सुने ना, मेरे लिए क्या कानून, मुल्क और जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल एथिक्स है वो अहम है कि मैं पार्टियों, यही बदबख्ती हुई पार्टियों का दिफा, ग्रुप का दिफा, फलाने का दिफा। पाकिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान तो ये जो पाकिस्तान में बाकी सियासी जमात, बिल्कुल आप चले, आप उनकी राय से या उनके बयानिए से डिसएग्री करें, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है, नस्लें तबाह कर दी गई हैं, नस्लें। और उसके बाद आज भी चस्के लेते हुए फलाने ने पेपर जमा कराने आ रहा है, फलाना पेपर जमा कराने आ रहा है, ट्रिक्स, मॉकरी। मैंने परसों किसी ने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी जुल्फिकार बनी थी पीपीपी की। मैंने कहा पी ने उसको डिसोन किया और इस हद तक डिसोन किया कि हमारे पास मियावाली में उनके वो जो बंदे थे, उनकी मुलाकात पर कोई नहीं आता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा, उन्होंने डिसऑन किया। आज तक आप ऑन कर रहे हैं। और जो बच्चे, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने, जो बच्चे जिन बच्चों से ये काम कराया गया है ना, इनको कहें कभी उनको भी आके ऑन कर दे। उनके माँ बाप जो पीछे तड़प रहे हैं और जिंदगियां जिस कंडीशन में वो गुजार रहे हैं, जो यूज हुए, उनको भी अल्लाह का वास्ता आके उनका भी पूछ लें। इन्हीं मोहम्मद साहब को मैं कहता हूं इसका जवाब देंगे। मैं जरा बैरिस्टर साहब से जवाब ले लूं, वो जरूर, इसका जाहिर बात है आपने कुछ संजीदा किस्म के और खास नौयत के पॉइंट्स उठाए हैं, वो जरूर जवाब देंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब बस चलते हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो हो रहा है इलेक्शन में, आपको ठीक लग रहा है? आप तो जाहिर बात है कानून के एक तालिब इल्म है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को डांट फैला दी कि इलेक्शन सर पे है और आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। तो क्या मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा होता है, अगर स्टेट ने या सरकार ने ये फैसला कर लिया है पीटीआई के बारे में? अभी तो देखे ना, आप किसी को दहशतगर्द या जमात को दहशतगर्द साबित नहीं कर सके, ना उस तरह पाबंदी लगा सके। तो आपको लग रहा है ये तर्ज अमल हुकूमत का, इंतजामिया का, क्या ठीक है क्या? बहुत शुक्रिया आसमा साहब। देखिए, एक तो जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी माशरों में अगर इंतखाबात हों तो सबको मुसावी मौके मिलने चाहिए। ये जमहूरियत का तकाजा है और ये पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस हक में है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, ये आइन भी कहता है। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप सियासत करें और सियासी अंदाज में करें तो जी, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को आइनी तौर और जमहूरी तौर पर मौके मैसर आने चाहिए और मसावी मौके मैसर आने चाहिए। इंतखाबात ही वो तरीक़ाकार होता है कि जब आप अवाम के साथ रब्ता करते हैं और अवाम के सामने जाते हैं, और अवाम का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है, और अवाम की अदालत में ही हमेशा या कोई सुरखरू होता है या कोई नाकाम होता है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि सियासत एक असलूब का नाम है। तर्ज सियासत अगर सियासी नहीं होगा तो फिर आप सियासत कैसे कर पाएंगे? पाकिस्तान के अंदर अभी शायद सेनेटर साहब ने या मेजर साहब ने जिक्र किया कि जुल्फकार जैसी जहन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चंद लोगों का आया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस नाजुक हालात में उससे खुद को डिसऑन किया और बिल्कुल जमात को अलहदा किया। लेकिन अभी तक पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज भी हमारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल उसका दिफा करते हैं। वो जो पीटीआई की ज़ैली तंजीम तो नहीं बनी ना बैरिस्टर साहब, ना इस जमात पे अभी कोई पाबंदी लगी है, अभी तो चीजें ओपन है। अभी कैसे आप ऐसे मुतालबात कोई कर सकता है? जी जी, नहीं, मेरी बात सुन लें। मैं कोई उस पर पाबंदी का मैं कायल भी नहीं हूँ किसी सियासी जमात के ऊपर। मेरे ख्याल से ये रियासत की तरफ से बहुत नरमी है कि इतना कुछ हो जाने के बाद किसे जरूरत थी? आसमा साहबा, आप भी एक अरसे से पाकिस्तान की सहाफत में है, किसे इजाजत थी कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को मीर जाफर कह सके, मीर सादिक कह सके? मुझे कोई एक एग्जाम्पल दे दें, किसे इजाजत हासिल थी कि वो आपके कोर कमांडर्स के घर के ऊपर कब्जा जाके आग लगा दे? देखिए, क्या जनरल जिया ने भुट्टो साहब को फांसी नहीं दिलवाई थी, शहीद नहीं किया था? कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं किया था? हमने कौन से जाके किसी कोर कमांडर या जनरल जिया के 30 लाख का जलसा था 10 अप्रैल 1986 को, और हम हमलावर हो गए थे जाके किसी के घर के ऊपर या इदारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? देखिए, ये रियासत ने मेरे ख्याल से नर्म सलूक रखा है। लेकिन हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं वो अभी तक अपने आप को
फासले पे नहीं कर रहे उन लोगों से। आप इनका सोशल मीडिया देखिए, अभी चले जाइए, वो क्या कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं 9 मई को, वो पाकिस्तान के इदारे को गालियां बक रहे हैं, वो एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं। आज इनका हीरो शेख मुजीबुर रहमान हो गया है। आज ये शेख मुजीब की बात करते हैं कि शेख मुजीब होता तो ये हो जाता। सर आप माजरत के साथ, मुजीब गद्दार तो नहीं था। आपको याद है कि जब शेख मुजीब को मारा गया तो उन्होंने कहा कि भुट्टो को जाके बता दो कि अभी ये मेरे साथ निमट रहे हैं, कल उसकी बारी आएगी। ये चीजें भी देखे रिकॉर्ड पे। आज मौजूद जजों ने कहा कि क्या हुकूमत 1970-71 वाले हालात चाहती है? अगर आप ये बात उठा रही है तो देखिए, रियासतों के कुछ अपने तकाजे होते हैं। शेख मुजीब जब जेल के अंदर थे, जनरल याहिया ने किया था तो भुट्टो साहब ने उन्हें रिहाई दिलवाई। फिर हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन शेख मुजीब साहब उधर जाके यकसर बदल गए क्योंकि अवाम का मूड नहीं था, वो रहना नहीं चाहते थे साथ। जो भी हालात उसमें, ठीक है, हमारा मिलिट्री ऑपरेशन, बड़ी खराबियां रही, जनरल याहिया का इक़्तिदार के साथ चिपका रहना रहा, लेकिन उसके बावजूद आप एंटी स्टेट तो नहीं, हम शेख मुजीब की मोहब्बत में इतना तो नहीं जा सकते कि आपकी फौज के साथ जो भी बाद में सलूक हो गया तो अब हम शेख मुजीब को हीरो कहेंगे। तो आपको लग रहा है जो एंटी स्टेट हो रही है पीटीआई, आपको लग रहा है कि और ये सब जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? मैं तो ये सवाल उठा रही थी अभी इंतखाबात से। नहीं, मेरी बात सुनना प्लीज। मैं एक आपके सामने एक रास्ता निकालना चाह रहा हूं कि रास्ता दानिशमंदी से निकलता है, रियासत के साथ लड़ाई से नहीं निकलता। हमें फांसी भी लगाया गया तो हमने दानिशमंदी का रास्ता लिया। हमें 80 की दहाई पे इंतखाबात नहीं लड़ने दिए गए, हमारे निशान हमसे छीन लिया गया, लेकिन हमने दानिशमंदी का रास्ता इख्तियार किया। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे पाबंदी लगा दी गई, पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। हमने दानिशमंदी का रास्ता लिया, पार्लियामेंटेरियन बना के हमने मुझे सिर्फ एक पॉइंट बनाना है ताकि हम पॉजिटिव आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि पीटीआई के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो रवैया बगावत वाला रखेंगे तो नाकाम बगावत के बड़े असरात होते हैं, फिर उसे फेस करना पड़ता है। आप बगावत भी करें और आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगे। ये किसी भी मुल्क में जाके देखिए, ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका जैसे जहां पे इंसानी हकूक बड़े, वहां पे कोई भी मुल्क नहीं देता, कोई भी स्टेट ये बुनियादी हकूक नहीं देती कि आप स्टेट और स्टेट ऑर्गन्स के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करें। और उन मुल्कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती, लोग टीवी पे आके जबरदस्ती जबरन उनसे बयानात भी नहीं दिए जाते, उनकी माओ बहनों को घरों में कैद नहीं किया जाता, औरतों के गिरबान नहीं फाड़े जाते। सर हमें इस चीज को उस वक्त भी रोना था ना, जब हमारी जमातें तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के गले में पटके डाले। ठीक है, मैं हुमायूं साहब से जरा जवाब ले रही हूं। हुमायूं साहब, ये जो सारे पॉइंट्स हमें तोड़ के बना रहे हैं, आपको लग रहा है पीटीआई कोई दहशतगर्द जमात है? खत्म हो रहे हैं। ठीक, पीटीआई क्या वाकई दहशतगर्द जमात है या रियासती दहशतगर्दी में आप लोग मुलव्विस हैं? ये जो बड़े सीरियस एलिगेशन आपकी जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, इस्तेकाम वाले देख लें, तो ये इस तरह की जो बयानात अभी आपकी जमात के लिए आ रहे हैं, क्या आप लोग समझ रहे हैं क्या यही एलिगेशन हैं जो आपके सामने आ रही है सारी चीजें? देखिए, इस तरह होता है कि हर एक शख्स ना, बिल्कुल सही कहते हैं कि अपने कॉल और फेल से पता चलता है कि क्या है। ये बिल्कुल बैरिस्टर साहब सही कह रहे थे कि लोग जो है ना किस किस्म के करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों याद पड़ता है कि ईंट से ईंट बजाना किसने कहा था? आसमा जी, आपको याद है? जरदारी साहब का बयान। जरदारी साहब, वो पीपल्स पार्टी वाले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं समझा वो भी शायद, मैं समझा वो भी पीटीआई के हैं। उन्होंने कहा था, जिन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान आर्मी जो है ये हेरोइन बेचकर खाते वो अपना गुजारा करती है, वो किस पार्टी के थे? जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्या कह सकते हैं उसे, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ जिसने अगवा करवाया था, वो भी पीपल्स पार्टी के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तानी, और जैसे इमरान खान कहते हैं कि एक तो बहुत नालायक हैं, ऊपर से अपने को बेहतर भी नहीं करते। जब आपने बात की ना हिस्ट्री की, हमूदुर रहमान कमीशन जब आप पढ़ते, उसमें हिस्ट्री पढ़ते, तो आपको पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की हैं। हमारी पहली गलती क्यों थी, मैं बताता हूँ। पहली गलती ये हुई थी, जनरल याया अपनी जगह पे था, लेकिन जनरल याया जो थे ना, वो ये याद रखें, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जनरल याया जब 160 सीटें जीती थी मुजीबुर रहमान ने, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। ठीक है, वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ और वहां पे भुट्टो साहब ने बना दी हुकूमत।
तो आप मुझे बात बताएं, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, जब एक मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, वही होगा कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कामों के ये कंसिक्वेंसेस होते हैं। जब मैं गलत काम करूंगा उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। इसी तरीके से जब दो जो हमारे प्रोविंसेस थे, पंजाब और केपी, जब उनको आर्टिकल 224(2) के तहत डिसॉल्व किया गया था, तो उसके बाद विद इन 90 डेज उनके अंदर इलेक्शंस होने चाहिए थे। अब अगर वो इलेक्शंस नहीं होते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो गया। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का कोई रद्द अमल होता है, कोई रिएक्शन होता है, कोई चीज होती है। दैट डजंट मीन पीपल आर डिफेंडिंग 9 मई का वाकया। 9 मई का वाकया अपनी नौयत का एक बहुत गलत वाकया है। नोबडी इंक्लूडिंग इमरान खान, नोबडी हैज सेड कि यार ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा है जिन जिन लोगों ने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं फवाद हसन फवाद का कल रात का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये जो बलूचिस्तान से लोग आए हुए इस उधर, उन लोगों के साथ भेस में ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने मास्क किया था, नकाबपोश थे जिन्होंने किया था। यही बात तो हम भी कहते थे, यही बात तो हम भी कहते थे कि वो उस बंदे को बताओ जिसने गेट खोला था, उन बंदों को पकड़े कि वो कौन थे। देखिए बात ये हो जाती है, जो वाकया हुआ था वो बहुत गलत हुआ था और हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम कहते हैं जो जो उसमें मुलव्विस है, जिस जिस के खिलाफ सबूत है, उनको करार वाकई सजा जरूर दें। बट दैट डजंट मीन कि हम पूरी पार्टी को कहें कि ये पूरी पार्टी वैसी है। बिल्कुल, देखिए जमहूरियत में ऐसे रवैये होने भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं आसमा जी, मसला क्या है। मसला ये है इन लोगों की कारकर्दगी जीरो क्या बल्कि माइनस है। जैसे इन लोगों के जीडीपी इन लोगों ने 18 महीनों में 6.1 से -0.17 तक लेकर गए हैं। पहले इन्होंने 0.28 प्लस बताया था, लेकिन वो भी झूठ बोला था। ये सारी जिंदगी अवाम से झूठ बोलते रहे हैं। तो जब इनके पास अपनी कारकर्दगी नहीं है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देश है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द होती या उनकी सोच में दहशतगर्दी होती, तो उनका लीडर इमरान खान कभी ना कहता कि मेरी आर्मी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था मेरा मुल्क मेरी आर्मी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इनकी ईंट से ईंट बजाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये। और जैसे अभी रोकड़ी साहब कह रहे थे कि उन्होंने मुख्तलिफ नामों से लेकर कहे हुए थे, तो रोकड़ी साहब जरा मियां नवाज शरीफ के बारे में भी बताया ना कि उसको नाम कह के मियां नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा। उसके अलावा इनके अपने साथ जो बंदे बैठे हुए हैं, और क्या मुझे एक बात बताए, क्या दहशतगर्दी सिर्फ ये है जो यहां से चोरी होके पैसा बाहर जाता है, जो यहां पे टैक्स नहीं दिए जाते, जो यहां पे फाइनेंशियल जिस लिहाज से हो रहे, क्या वो इनको नजर नहीं आता? जी मेजर साहब, आपसे बात हो रही थी, जो आपने एतराजात उठाए थे उन्होंने गिन गिन के उसके जवाब भी दे दिए। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए मौजूदा इलेक्शन में जाना है, तमाम सियासी जमातों ने जाना है, सबकी नफरतें इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, लेकिन सबको पाकिस्तान का आइन और कानून फ्रीली आपको इजाजत देता है। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं। ये कौन बैठा है जो पीछे बैठ के फैसले कर रहे हैं इस जमात ने नहीं होना, इन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स छीन लो, इनको पकड़ लो, इनको जेलों में डाल दो, ये फैसले कहां से हो रहे हैं? कहीं से भी नहीं हो रहे, ये कहीं से भी फैसले नहीं हो रहे। लेट्स कम ऑन टू द रियलिटी। जो अभी जो की ना भाई ने बात, मोहम्मद साहब ने कारकर्दगी की, तो बुजदार क्योंकि पीपीपी का चीफ मिनिस्टर था। सर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेना एक दफा, पॉवर्टी एलिवेशन के स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेना। मोहम्मद साहब वी आर जेंटलमैन। लेकिन रोकड़ी साहब बुजदार को लाए कौन थे? आपके जहांगीर तरीन तो नहीं शायद लाए थे मेरे ख्याल से। गुजारिश सुनेगी नहीं, मेरा आर्गुमेंट सुन लेंगे या एम आई हेयर कि मैं आपके उनके जवाब दे दूं बात या आपकी बात का? आप जरूर जवाब। दूसरी चीज आसपा इन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरा जवाब यह है कि एक शख्स कहता है मैं कत्ल कर दूंगा और एक शख्स जाके कत्ल कर देता है। कॉल ऑफ फेल में ये फर्क है।
एक शख्स कहता है कि मैं तुम्हें गले लगा के तुम्हारा माथा चूमूंगा, और जब माथा चूमने के लिए अगला आता है तो उसको पीछे से खंजर मार देता है। जरा मेहरबानी करिए, हमें आप ये ना समझिए या दो बाकियों को कि सारे एक जैसे हैं कि वो इन आर्गुमेंट्स को बाय करेंगे। ट्रंप की हम बात करते हैं कि आपने कहा ट्रंप को, तो ट्रंप के साथ किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं की। ट्रंप का जो कैपिटल हिल का वाकया है, लोग इस्तेमाल हुए, ऑल आर पनिश्ड, और वहां पे जो जर्नल थे ही एडमिटेड कि दिस वाज द रॉन्ग थिंग। जरा पूरा केस पढ़िए, और ट्रंप की पार्टी के जो बाकी लोग थे उन्होंने डिसोन किया उस चीज को। कोई आगे आके बढ़ के सीने पे हाथ नहीं मार रहा कि हम आगे भी ये करेंगे। लेट्स कम ऑन टू थर्ड थिंग। उन्होंने कहा हुकूमतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ एक हुकूमत को गई और दूसरे लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक हुकूमत लाई। दैट वाज द पॉइंट। हमने कहा कि दैट वाज द पॉइंट कि हम लोगों ने, हम जैसे जो लोग थे, हमने कहा कि अपोजिशन में बैठ जाइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी हुकूमत चली गई है, लेट्स आगे प्रोसीड करते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉफुल तरीके से हुकूमत हटाई गई और उसके रिजल्ट के अंदर अपनी दोनों तीनों असेंबलियों को वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि आपने उन असेंबलीज को ऐसे पकड़ा और उनको कहा बहुत दफा हो जाओ, और असेंबलीज को तोड़ दिया। उन्होंने कहा अब मुझे इलेक्शन चाहिए। ये मौकरी कब तक चलेगी इस मुल्क के अंदर? मौकरी लफ्ज पे फिर गौर करिएगा। ठीक, सही। ना मुझे जरूरत है, मेरी गुजारिश, ना मुझे जरूरत है अपनी पार्टी, मैं कहूं जी मेरी पार्टी है, इसका दिफा करना है, मुझे कोई सरोकार नहीं। आज अपनी इस पॉलिटिकल कैरियर में पहुंचने के बाद मेरी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, और ना कोई जरूरत है कि बात को इधर से फेर के कौन कर रहा है कौन करा रहा है, चले जाएं 2018 के इलेक्शन में फिर बातें। यानी एक अदल का तक पैमाना रखिए ना, एक अदल का पैमाना। मैं आप बिल्कुल आखिरी पॉइंट, किसी पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टी को ये बयानियां नहीं अपनाना चाहिए। वो तो कहते, उन्होंने तो कहा ना शायद कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, बजाई नहीं, बल्कि आके प्रोग्रेसिव मूवमेंट जारी रखी। अपने मुल्क में अपने बच्चों को अपने मुल्क के साथ नहीं लड़ाते, बात खत्म। बात बच्चा लड़ता है गरीब, ठीक है, गरीब का बच्चा, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर आप फिर देखते भी नहीं है उसकी तरफ। दिस इज माय आर्गुमेंट। चले आप ठीक है, आप जो पॉइंट्स उठा रहे बजा, आपकी जाहिर बात है आपकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, आप के अपना बयानिया आपकी पार्टी का, लेकिन आप इस चीज को कंडेम नहीं करेंगे। अभी जो माओ के साथ हो रहा है, बहनों के साथ हो रहा है, मेजॉरिटी हमने लोगों को देखा उनकी एहलिया निकल रही है। मेजर ताहिर सादिक की हो गई, उस्मान डार की वालदा आ गई, बाकी खवातीन जा रही है। मेजर ताहिर सादिक का किसी दिन, मेजर ताहिर सादिक के साथ है मेरा हया का रिश्ता। मैं मेजर ताहिर सादिक का पूरा केस रख दूं तो पीटीआई वाले जाके खुद उनके घर को आग लगा देंगे, जो मेजर ताहिर सादिक मेरे पास आए। ठीक, चले ये सारी चीजें सामने आ गई। बैरिस्टर साहब, अभी ये जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी सियासी जमातें हैं, आप लोग आपस में बिल्कुल दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन अभी आज जजेस ने भी कह दिया, साइफर केस का वाला मामला था, उसमें उनके रिमार्क्स भी जो सामने आए आपने देखा, फिर वो ये यहां तक भी कह रहे हैं कि आप ये 1970 वाले जो आप हालात पैदा करने जा रहे हैं, ये पहले भी अभी हमने बात की, लेकिन जो पकड़ धक्कड़ है, आप ये नहीं समझते आप सारी सियासी जमातों को इस चीज को कंडेम करना होगा कि सबको लिए बराबरी का मौके जो है सबको एक तरह से मुयस्सर होने चाहिए? देखिए, क्योंकि मैंने तो अपना मौकफ देना है अपनी पार्टी का, हो सकता है वो आपको पसंद ना आ रहा हो या किसी को पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नहीं, बिल्कुल आप बात करें जी जरूर। जी, पहली बात ये है कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। मैंने आगाज किया आईनी तौर पे सबको, मैंने 9 मई के अगर वाकये की बात की है तो जो 9 मई में मुलव्विस हैं उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों की ना पकड़ होनी चाहिए, ना उन्हें उनके बुनियादी हक से दूर रखना चाहिए। ना हम चाहते हैं, ना हमने कभी किसी सियासी मुखालिफ को जेल में रखा है, ना हमें अपना कोई सियासी मुखालिफ जेल में अच्छा लगता है। हमें आज इमरान खान भी जेल में अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला उन्हें भी रिहाई दे। हमने किसी का नहीं, इमरान खान ने जो हमारे साथ सलूक किया, पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फातिहा नहीं की है, हर एक ने की, हमारे मुखालिफिन ने भी की। इससे आप अंदाजा करें कि क्या उसके बावजूद कभी हमने नेगेटिव नहीं कहा, कभी इमरान के बारे में हमने ढोल नहीं बजाए हैं उनकी गिरफ्तारी पे या उनके लिए। तो मैं फिर कहता हूँ कि आईनी तौर पे जो हो वो जरूर हो,
आईनी तौर पे हकूक मिलने चाहिए, 9 मई वालों को सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, सियासत का एक असलूब है कि सियासत के साथ आपको सियासी अंदाज में चलना पड़ता है। अभी भी इनके देखना ना रवैये देखने, मोहम्मद साहब बैठे हैं, सेनेटर हैं, और मैंने एक बात की, उन्होंने शुरू हो गए यहाँ पे तो बी जमालों की तरह ताना जनी, ये फलां कौन था, फलां कौन था। अभी इनके ये हालात है और ये किसी को दोस्त नहीं बना रहे, और जब ये इक्तदार में होते हैं फिर इनका रवैया देखा है क्या होता है, फिर तो ये किसी को इंसान नहीं समझते हैं। यही इनका वो फाशिस्ट सोच है जिसने इन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। हमने कहा था कि आज आप किसी की गोद में बैठे हैं, उस वक्त आप पकड़े हुए थे, आज ये गोद से उतर के फिर दोबारा गोद में बैठना चाहते हैं। और ये कोई जमहूरी लोग नहीं है, इनकी हुकूमत का रिकॉर्ड देखे, कौन जमहूरी है, क्या जमहूरियत हुई है। हमें एक बयान पे आप सजा देना चाहते हैं, हमने कह दिया जी ईंट से ईंट बजाएं। किसने कहा? वो शख्स जिसे रियासत ने 14 साल 7 महीने बेगुनाह जेल में रखा, जिसने जलते पाकिस्तान को पाकिस्तान खपे कह के बचाया। सर, उन पे मुकदमे किसने बनाए थे? 14 साल अगर जेल हुई जरदारी साहब को, अब आप मुझे भी तो पॉइंट उठाने देना, आपने उठाए। वो आपके इत्तेहादी मियां नवाज शरीफ साहब जो आपके साथ रहे, शहबाज शरीफ साहब, उन लोगों ने मुकदमात बनाए? बिल्कुल बनाए, और जिसने भी बनाए उसका तारीख में मुंह काला हुआ। हमने कब कहा कि नहीं उन्होंने बनाए? जिन्होंने मोहतरमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, आज उनके घर के बाहर उन्हें सुबह आंख खुलती है तो गालियां पड़ती हैं, रात को आंख बंद होती है तो गालियां दी जाती है। हमने तो नहीं दी, कुदरत ने हमें इस गलाजत। बिल्कुल, अभी लेकिन रीसेंट आप पास्ट की बात करें ना, अभी जो रीसेंट हो रहा है लोग इसको भी याद रख रहे हैं। देखिए, अब अदालतें भी खामोश नहीं है बैरिस्टर साहब। मैं रिसेंट को जो कर लेता हूँ, मैं जोड़ना इसलिए चाह रहा हूँ कि एक हिकमत का रास्ता निकाले। मैं रिसेंट को कोई दुरुस्त नहीं कह रहा कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं कह रहा हूँ सियासी रास्ता इख्तियार करें, सियासी इख्तियार करें। आप रियासती इदारों के साथ लड़ नहीं सकते। हमें सुप्रीम कोर्ट फांसी भी दे दे, हम उस पर हमलावर नहीं हो सकते। हमें जनरल जिया हमें लाशों के तोहफे भी दे तो हम जाके कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला नहीं कर सकते हैं इन लोगों को। और अभी ये सारे लोग रो रहे हैं, मोहम्मद साहब हर दूसरे दिन मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में होते हैं, हर एक को अच्छा भला ये करते भी है जो इनका रवैया है। इन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी कोई कुछ कह रहा है, जो कोई मुलव्वस होगा चले वो आपको लिस्ट दे देंगे, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड दे देंगे, कर देंगे कि क्या हो रहा है। मोहम्मद साहब आप काफी देर से खामोश हैं, आखिरी बात करेंगे, मेरे पास वक्त की भी कमी है। मेरे ख्याल से शायद जो आप लोगों के साथ हो रहा है बाकी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, जो आप लोगों ने माजी में किया, तो जो अब हो रहा है वो आपके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन वो बात ये भी बैरिस्टर साहब साथ कर रहे हैं कि सियासी रास्ता देना चाहिए, सियासी रास्ता अपनाना होगा। तो क्या अभी भी आप लोग सियासी रास्ता नहीं अपना रहे क्या? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, सियासी रास्ता हमारे मुल्क में एक्चुअली जब हम सियासी रास्ता, जब हम सियासत की बात करते हैं तो समहाउ हम बेईमानी की बात करते हैं, समहाउ हम झूठ की बात करते हैं, समहाउ हम वो क्या कह सकते हैं, ये जो मुकमकाओ की बात करते हैं। हम लोग अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात नहीं करते। हम लोगों ने देखा है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के सिंध में जो केसेस हो रहे हैं उनके, ये क्या कह सकते हैं, चोरी के, डकैती के, वो हाईएस्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई, बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये देखे, और कराची के इर्द गिर्द आप देखें हर रोज टीवी में होता है आज फलाना और फलाना फलाना, ठीक है। हम लोग, अच्छा उसके बाद ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सेहत कार्ड था ना, ये सेहत कार्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सेहत कार्ड में पीपल्स पार्टी का भी हाथ है, इस सेहत कार्ड में मियां नवाज शरीफ वगैरह उनकी भी गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन उसी सेहत कार्ड को जो कि 25,000 रुपये वो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको एज अ सेफ्टी नेट पूरे पाकिस्तान में कर दिया, और सब ने कर लिया। पंजाब ने कर लिया, केपी ने कर लिया, गिलगित बल्तिस्तान ने कर लिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कर लिया, यहाँ तक बलूचिस्तान ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। एक नहीं किया तो सिंध ने नहीं किया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसके अंदर कोई कैश हैंडलिंग नहीं है। अच्छा, ठीक। इसके अंदर जो आदमी जाता है, वो जब अस्पताल में जाता है, वो सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड देता है, और बाकी सारी चीज़ें इंश्योरेंस वाले 3 जगहों पे चेक करते हैं और फिर पैसे देते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग सड़कें बनाते हैं, हम लोग ये चीज़ें, लेकिन हमने ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर कोई वो नहीं किया। और एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज अवाम मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो कोई तो वजह होगी ना, या तो वो सारे के सारे बेवकूफ हैं,
और या फिर ये है कि वो सारे ठीक है, मेजॉरिटी ठीक है। ये याद रखें, वो एक प्रोग्राम होता था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो अवाम होती थी ना, अवाम जो ऑडियंस होती थी वो कभी गलत नहीं होती थी। दैट इज वाई जमहूरियत में कहते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है उसको लेकर जाएं। लेकिन एक ओवर द इयर्स एक मसला हुआ है कि हमारे जो जिसको हम कहते हैं ना इलेक्टेबल्स, ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो कि साहिब इख्तियार वाले लोग थे और इनके पास सारी पावर थी, पैसा था, बिजनेसेस थे। इन लोगों ने इस पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल पॉलिटिक्स बना दिया। मतलब ये यहां से कमाते हैं, जब ये यहां से कमाते हैं इनके स्टेक्स हाई हैं। ये आपको मुझे कभी आने नहीं देंगे, ये आपको मुझे कभी नहीं आने देंगे। ये अवाम को हक दे दे ना, ये अवाम को हक दे दे। मैं आखिरी बात, मेरे पास वक्त की कमी है, रोकड़ी साहब आखिरी बात आप करेंगे। अब एक सियासी रास्ता अपनाने की बात हो रही है, अवाम को हक दें, जमहूर को हक दें, वो लोगों को मुंतखब करें। ऊपर बैठ के या पीछे बैठ के ये फैसले नहीं होने चाहिए, अब इसकी बारी और अगली बारी उसकी बारी। कोई फैसले नहीं होते। मुझे वैसे आसमा एक बात पता करके दीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब सुरह जमानत पे बाहर आ रहे हैं, तो वो थे पार्टी के डिप्टी सेकंड इन कमांड थे, चेयरमैन थे पार्टी के, वाइस चेयरमैन। तो आप इज ही गोइंग टू बी चेयरमैन ऑफ द पार्टी या बैरिस्टर साहब, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये कोई पूछिएगा कि क्या होगा। लेकिन चेयरमैन तो है ना, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है अभी जो नामजद करदा चेयरमैन रिसेंटली। नहीं, वो तो इसलिए थे ना कि शाह महमूद कुरैशी अंदर थे। तो कानून ये कहता है कि जो बंदा आता है वापस, जो यानी दोबारा रिटेन कौन करेगा, वो तो एक इस चीज को मुझे बताइएगा पता करके। चले पता कर लेंगे, जरूर हम फैसला पूछ लेंगे कि क्या फैसला होगा उनकी पार्टी से। जमहूर को हक मिलेगा। सर आखिरी बात, नहीं मेरी बात सुने, हम तो हैं ही हक वाले। हम तो 2018 में कहते थे ना बढ़ो इन ये जो इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स में, स्टैंड ऑन योर ओन फुट, और जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलो। मैंने तो नहीं कहा था इलेक्टेबल्स लाए 2018 में, चुन के उस वक्त इलेक्टेबल्स लाए। तो ये एक यानी क्या है, उनको तो लाहौर का रास्ता नहीं शायद पता था। नहीं, डू यू वांट मी टू थिंक कि बुज़दार वाज द सिलेक्शन ऑफ पंजाब? आई नेवर थिंक। जहांगीर तरीन ऐसा नहीं था, जहांगीर तरीन उनको नहीं लाए थे। किस सीट? नहीं, नॉट एट ऑल। कोई जहांगीर तरीन उस्मान बुज़दार को लेके नहीं आया। ये इस पे कभी प्रोग्राम रखिएगा कि वो क्यों आया था, कौन उसको लेके आया था और किस जगह। चले इस पे अलग डिबेट हो जाएगी। बैरिस्टर साहब आखिरी बात करेंगे। हमने भी यहाँ पे यही बात हुई कि जमहूर को तो मौका दे ना, लोगों ने अपने नुमाइंदों को खुद मुंतखब करना है। ये पीछे बैठ के फैसले नहीं होने चाहिए कि किस जमात ने आना है या किसके लिए आपने मैदान सजा दिया है और किसको कितना रिलीफ देना है। ये इस चीज के आप भी देखें गवाह हैं। अगर आज एक के साथ हो रहा है, वो कल उसके साथ अगली की बारी होगी। तो ये सिलसिला इसको खत्म करना होगा और ये सियासी जमातें ही मिलकर ये फैसला कर सकती हैं बेहतर तरीके से। देखिए, ये करना चाहिए। पहले सियासी जमातों को सियासी जमातें बननी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट 2017 IK वाला फ्लॉप हुआ तो प्रोजेक्ट 2024 MNS उससे भी बड़ा फ्लॉप होगा। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी अब ये इदराक होना चाहिए और हमारे इदारों को भी इदराक होना चाहिए। अभी पिछले आर्मी चीफ कह के गए कि हमें ये पॉलिटिकल रोल अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। कल तक अगर शुजा पाशा और फैज हमीद बना रहे थे, उससे पहले जनरल हमीद गुल बना रहे थे, तो पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का यही तो फर्क है कि हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम आज भी अवाम के पास आए हैं, अवाम से राय ले रहे हैं, अवाम के दरमियान है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बैठी हुई है सिर्फ ड्राइंग रूम्स के अंदर और उन्हें लोग तोड़ तोड़ के दिए जा रहे हैं। आज वो जमात बन रही है जिस तरह 2017 में एक जमात बन रही थी। हमें पूरे पंजाब से क्यों लीग बनी, पैट्रियट बनी, वही जो 40 साल हमारे कैंडिडेट रहे वो तोड़ के सारे PTI के अंदर ले जाए गए और हमें नुकसान पहुंचाया गया। तो हम यही कहते हैं कि खुदा के लिए सियासी जमातों को उनकी जो अफजाइश है, उनकी जो नशोनुमा है, वो सियासी तरीके से होने दें। और अब सियासी जमातों को भी शर्म आनी चाहिए ये लाडले बनने का। वो एक कहता है मुझे लाडला बनाओ, दूसरा कहता है मुझे लाडला बनाओ। हम कहते हैं हमें लाडला ना बनाए, हमें सुतेला ना रखें खुदा के लिए। ये कौन सा तरीका है? चले, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि सुतेला ना बनाए। चले, मेरे पास वक्त की कमी है। आखिरी बात मोहम्मद साहब, अभी क्या आपकी जमात से आपको लग रहा है बल्ले का निशान आपको मिल जाएगा? आपके कैंडिडेट्स को तो चले पकड़ धक्कड़ हो रही है, क्या उनके मुकाबले में अब घर की खवातीन बाहर निकलेंगी, वो इस आपकी जमात की तहरीक को चलाएंगी, या फिर आपके जो मरकजी कायदीन है वो मैदान में होंगे?
देखिए, उसूलन अगर आप देखें, उसूलन बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं जाना चाहिए। अगर ये बल्ले का निशान लेकर जाते हैं, जो कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि वो कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी हैंडीकैप करना चाहते हैं इलेक्शंस में वो कर लें, क्योंकि अगर जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हैंडीकैप नहीं करेंगे तो ये बाकी लोगों का चांस कैसे बनेगा जीतने का। ये तो जीतेंगे तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप उनको हैंडीकैप करेंगे, उनके जो वर्कर्स हैं, जो प्रॉपर लोग हैं, उनको आप टिकट नहीं देंगे, उनके आप प्रॉब्लम्स करेंगे, किसी का ये होगा किसी का वो होगा। तो फिर तो अगर ये ना हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्रॉपर तरीके से आए, मैदान में आए, तो फिर जो मैंने शुरू में कहा था कि हमें फील्ड दे दे, हम लेवल इनको खुद कर देंगे। और वहां रोकड़ी साहब ने, एक मिनट है जय, वहां रोकड़ी साहब ने मेरी बात को गलत किया है। मैंने कहा था इन लोगों को मींस पॉलिटिकल पार्टीज को हम लेवल कर देंगे, मतलब यह है उनको हम उनकी औकात बता देंगे कि इलेक्शन में उनकी पीटीआई के सामने क्या औकात है। अगर ये लोग समझ ना सके और उसके बाद गलत बात कर लें तो फिर उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद साहब आपको शुक्रिया, मेजर साहब और तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि इलेक्शन सर पे है, सारी सियासी जमातों को एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दिया जाएगा तो फिर यही इलेक्शन मुनसिफाना कहला सकता है, वरना इसकी शफाफियत पर इसी तरह से सवालात आए रोज जैसे उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। और शफाफियत अगर इलेक्शन ना हुई तो मुतनाज़ा इलेक्शन फिर मुद्दतों याद रखे जाते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।